नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ये जो हम लोग दैनिक रूप से करंट अफेयर्स करते हैं, ये आपके सिर्फ यूपीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपका करंट अफेयर्स आप जो आरओ अर्थात जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे रीट का आपका एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, बिहार पीसीएस का एग्जाम हो या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, उन सभी के लिए दरअसल ये करंट अफेयर्स हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, आल्सो फॉर यूजीसी नेट। तो जो भी आपके टच में जो भी अभ्यर्थी हो, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और हमारा लक्ष्य है कि जो भी तैयारी करता है, जो भारत के अंतिम पायदान पर जो बैठा हुआ विद्यार्थी है, उस तक करंट अफेयर्स हमारा जाना चाहिए। तो आपकी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्या कुछ करंट अफेयर्स है। लेकिन दैनिक रूप से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग करते हैं रिवीजन राष्ट्र जो डे होता है उसका। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए इस बार केंद्रीय बजट 2025-26 में ये देखिए इतने रुपए का 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने कल आपसे कहा था कि जो भी आपकी योजनाएं होती है उसमें कुल कितने रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और यहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जब किसी योजना में कोई बजट दिया जाता है तो वो योजना की शुरुआत कब से हुई थी, ये भी पॉइंट आपको बेसिकली याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और 2025 में 49वां स्थापना वर्ष दरअसल अभी यह मना रहा है। कौन? आपका भारतीय तटरक्षक बल। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो यहां पर देखिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया है और इसको 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन को बढ़ा भी दिया गया है। तो यह भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा भी आप जानते होंगे कि 2 फरवरी को क्या हुआ है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। और इस बार जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को जो गोंडा के पार्वती अर्गा रामसर साइट पर विश्व वेटलैंड्स दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया था। आपके एग्जाम में ये वाला फैक्ट भी पूछता है। कल हमने आपको बताया था कि पार्वती अर्गा रामसर साइट कहां पर है, आप कहेंगे सर गोंडा में अवस्थित है। गोंडा वाले अभ्यर्थी जो भी होंगे जानते होंगे, ठीक है। चलिए, संगीतकार चंद्रिका टंडन को एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको हम लोग बीआईएस बोलते हैं, ने अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ मानकीकरण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी भी की है। याद रखिएगा, बीआईएस आप जानते होंगे, प्रोडक्ट का मानकीकरण करना, उसका चिन्हांकन करना और कई प्रकार के अन्य कार्य बीआईएस जो है करता है, ठीक है। नैनो बबल तकनीकी ये चर्चाओं में भी रही है। नैनो बबल तकनीक जल उपचार की एक विधि है जो पानी की गुणवत्ता में यानी कि क्वालिटी में सुधार करने के लिए छोटे बुलबुले यानी कि जो बबल्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो बबल तकनीकी चर्चाओं में है, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूस के स्टेट ड्यूमा, ठीक है, ये रूस का स्टेट ड्यूमा क्या है, रूस की जो संसद है उसका निचला सदन है। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से रूस में क्या है, स्टेट ड्यूमा है। तो स्टेट ड्यूमा जो है उसके जो निचले सदन के जो अध्यक्ष हैं, कौन है वो है आपके व्याचेस्लाव वोलोडिन। ये अभी भारत दौरे पर थे और कई मुद्दों पर इन्होंने चर्चाएं की है। कल हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.58 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हो गए हैं और ई श्रम पोर्टल पर 2024 में 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है, ठीक है। औसतन प्रतिदिन अगर हम बात करते हैं तो 33,700 ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। यह डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई श्रम पोर्टल के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, इस पर हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट है भारत का कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि में 5.88% बढ़कर
83 मतलब 830.66 मिलियन टन यानी कि एमटी हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 784.51 ठीक है मिलियन टन था, यानी कि अब इसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। तो ध्यान रखिएगा, कोयले के उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो अक्सर ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और अब हम आते हैं सीधे तौर पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक कॉपी जो मैं टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं उसके लिए, और एक कॉपी जो मुक्त परीक्षा के लिए मैं प्रश्न देता हूं उसके लिए। तो दोनों कॉपी को अपने बगल में रखिए, सामने रखिए, और जहां जहां पर मैं कहूंगा कि यह पॉइंट इंपॉइंट है उसको हैंड टू हैंड आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन हुए करते हुए चलिएगा। चलिए, बार्ट डी वेबर ने बार्ट डी वेबर जो है ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, हाल ही में। और इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इनको बधाई भी दी है। तो याद रखिएगा, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनते हैं उनके बारे में प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अगर वह देश चर्चाओं में है तो देश के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री का पद भार जो है ग्रहण कर लिया है अभी। बार्ट डी वेबर ने प्लेमिश राष्ट्रवादी पार्टी न्यू प्लेमिश अलायंस के नेता हैं ये बेसिकली। तो कई बार क्या होता है, जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश में बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो वो किस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी का नाम भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पार्टी का नाम याद रखना है। यह पहली बार है जब एक प्लेमिश राष्ट्रवादी संघीय सरकार का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए भी ये नाम आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और ये आपके सामने जो है प्रधानमंत्री जी वहां के जो है दिख रहे हैं बेल्जियम के, ठीक है, याद रखिएगा। यह नई सरकार एरिजोना गठबंधन के नाम से जानी जाती है, यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारे यहां पर एनडीए और बाकी जो घटक दल हैं अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो है एरिजोना गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और यह प्रमुख राजनीतिक दल है जिसमें 5 प्रमुख राजनीतिक दल, यानी कि एरिजोना जो गठबंधन है इसमें 5 प्रमुख जो है राजनीतिक दल शामिल है। जैसे वर्तमान में एनडीए सरकार गवर्नमेंट में है तो एनडीए सरकार में कई घटक दल शामिल है, ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका एरिजोना गठबंधन है इसमें 5 दल जो है शामिल है, और इन्हीं गठबंधन के फलस्वरूप जो है ये प्रधानमंत्री जो है बने हुए हैं, राइट। चलिए, अगर हम बेल्जियम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है और यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्यों में से एक, ईयू जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन बोलते हैं, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से भी क्या है, एक बेल्जियम है। अगर बात ईयू की आ गई है तो ईयू के बारे में यानी कि यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। बेल्जियम की सीमा फ्रांस से 620 किलोमीटर लगती है, और ये देखिए आपके सामने है, ये आपका क्या जो है बेल्जियम, और ये देखिए आपकी फ्रांस की सीमा है, फिर इसके उत्तर में नीदरलैंड है, फिर इधर आपके बगल में क्या है, जर्मनी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये देखिए आप लोग इसका मैप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये हो गया आपका क्या बेसिकली, ये देखो, अब शायद आपको शायद दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, दिख रहा है, ये बेल्जियम हो गया, इधर जर्मनी हो गया, ऊपर नीदरलैंड हो गया देखिए, और नीचे देखिए यहां पर कहीं आपके जो है ये आपके फ्रांस दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैप आप लोग जो है अच्छे से इसको देख सकते हैं। मैप की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो मैप में उसकी लोकेशन आप लोग जरूर पता किया करिए, ठीक है। और फिर इसके बाद लग्जमबर्ग है, ये भी यहां पर दिया गया है, और फिर इसके बाद नीदरलैंड है आपके सामने, नीदरलैंड जो है सबसे ऊपर है। यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा सकता है। बेल्जियम की सीमा फ्रांस के साथ 620 किलोमीटर लंबी लगती है, तो यह भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब बताओ कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि बार्ट डी वेबर जो है अभी हाल ही में पीएम बने हैं बेल्जियम के। आगे बढ़ते दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें। दूसरा, विश्व कैंसर दिवस, इस पर हमने जो है आपको आर्टिकल ही परसों कराया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं वो आर्टिकल देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसमें कई प्रकार के टेक्निक्स होते हैं, जिन प्रकार के टेक्निक से जो है अलग अलग प्रयोग करके हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिससे अगर समय पर अगर हमने उसको नहीं पहचाना, अगर समय रहते अगर उसकी स्टेज को हम नहीं जान पाए तो ये बीमारी मौत का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और भारत जैसे देश में कैंसर जो है एक अपने आप में बहुत बड़ी विविधता के रूप में जो है सामने उभरा हुआ है। हालांकि कीमोथेरेपी से के अलावा बहुत प्रकार की थेरेपीज आ गए हैं जिनके माध्यम से हम लोग कैंसर के इलाज को कर सकते हैं, यानी कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें इतनी सी है कि पहले स्टेज पर यह चीज मालूम हो जानी चाहिए, राइट। ध्यान रखिएगा एक बात, मैं यहां पर मैंने कई बार और भी आपसे कहा है, मैं फिर से एक बात कहता हूं कि जो भी आप खान पीन करते हैं, अलग अलग जो खाना पीना खाते हैं, ठीक है, जंक फूड खासकर जो मोमोज से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, उसमें भी जो सब्सटेंस जो यूज किए जाते हैं, जो मटेरियल यूज किया जाता है, वो कैंसर कॉजेज होता है, कैंसर कॉजेज कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जंक फूड से आप बचिए। और मैंने एक बार और बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, परसों क्लास में मैंने बताया था कि जो आप महकने वाले जो पदार्थ लगाते हैं ना, अलग अलग जो स्प्रे, आप बॉडी स्प्रे जो लगाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉजेज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने बॉडी स्प्रे को अपने स्किन पर लगाया, स्किन पर अगर वो आपका जो आपका स्प्रे है, बॉडी स्प्रे, अगर वो आपके स्किन के साथ कहीं अगर रिएक्ट कर गया तो ध्यान रखिएगा कि आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा और स्किन कैंसर आपके हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत हार्मफुल है। कभी भी पहली बात तो आपको स्प्रे नहीं लगाना चाहिए। ऑलरेडी आप अपने स्वभाव से, अपने आचरण से आपके अंदर महक आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको महकना है वैसे ही, तो आप जब भी बॉडी स्प्रे लगाएं तो अपने कपड़ों पर उसको छिड़के, ध्यान रखिएगा, और नाक वगैरह ना बंद करके छिड़के, नुकसान करता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा मैंने परसों भी कहा था कि सौंदर्य प्रसाधन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके आते हैं वो भी आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, खासकर जो लिपस्टिक वगैरह जो लोग लगाते हैं फीमेल्स, ये भी बहुत हार्मफुल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पानी आप खूब पिएंगे तो जो आपके लिप्स हैं ऑलरेडी हमेशा रेड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, चाहे आप कोई क्रीम यूज करते हैं, चाहे आप कोई बॉडी लोशन यूज करते हैं, बहुत प्रकार के क्रीम्स हैं, मैं अभी यहां पर नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन वो क्रीम्स बेसिकली जो है आपके अमेरिका जैसी कंट्रीज में बैन है, लेकिन हमारे यहां पर, और खासकर जो बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं, साबुन शॉप वगैरह जो आते हैं, ये सब बहुत हार्मफुल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे बचिए आप प्लीज। चलिए, तो यहां पर कुछ टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी तकनीकी, हाई डोज रेडिएशन देकर मस्तिष्क, फेफड़े, लिवर और मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं बेसिकली, है ना, पीछे की हड्डी, प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील अंगों में कैंसर की गांठ का सटीक उपचार करने में कारगर है। तो ये एक टेक्निक है अपने आप में, ठीक है। इस तकनीक से आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान पहुंचता है। आप जानते होंगे कि कैंसर में बेसिकली क्या होता है कि इंसान बहुत वीक हो जाता है और हमारी जो सेल्स होती हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है और सेल्स बनती नहीं है बार बार। कई बार कैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि सेल्स जो है मरती रहती है, किल होती रहती है और उनका नया फॉर्मेशन होता रहता है। जब कैंसर कॉज होता है तो सेल्स बनती नहीं है, उत्तक टिश्यूज नहीं बनते अपने आप में, तो वो क्या होता है, एक बड़ा कारण बनता है। और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के होते हैं, जो भी आंतरिक हमारे अंग होते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। और खासकर इसमें क्या होता है कि आपका वेट कम होने लग जाएगा। जैसे आपका वेट अगर एकदम कम होने लग जाए तो आप समझिए कि कुछ खतरा है। आपको बहुत ज्यादा निमोनिया होने लग जाए, आप एकदम से वीक महसूस करने लगे, कमजोरी महसूस करने लगे, आपको इलाज तुरंत कराना चाहिए इस बात का, ठीक है। आगे, ट्रू बीम लीनियर एक्सेलरेटर की रैपिड आग तकनीक, ये क्या है, ये ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर आजकल महिलाओं में बहुत देखने को मिलता है, छोटी सी गांठ बन जाती है, आप सब लोग जानते होंगे, और ब्रेस्ट कैंसर कई बार पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखा करिए कि ये ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज होती है जो बहुत हार्मफुल होती है और इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में खासकर फीमेल्स में ये बेसिकली देखने को मिलता है आजकल। कई बार इसको लोग कहते हैं जेनेटिक होता है, लेकिन हालांकि जेनेटिक नहीं होता, लेकिन फिर भी महिलाओं में जो पॉल्यूशन है, जो अलग अलग प्रकार की जो हमारी दिनचर्या है, उससे जो है ये हो जाता है।
प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़े, सिर और गले के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में दरअसल ये प्रभावी है। कौन सा? ट्रू बीम लीनियर एक्सीलरेटर की रैपिड आर्क जो है, जो तकनीकी है। ठीक है, यह मरीज की श्वसन प्रणाली के आधार पर ट्यूमर को टारगेट कर रेडिएशन देने की क्षमता रखता है, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं और अन्य अंगों को नुकसान नहीं होता है। कई बार जो कैंसर की जो टेक्निक्स होती हैं उससे बॉडी को नुकसान पहुंचता है, जैसे कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी से आप जानते हो कि हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचता है। कैंसर के आप जो भी पेशेंट देखते होंगे, आप देखते होंगे उनके बाल जो होते हैं नहीं रहते हैं, झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी बहुत बहुत हार्मफुल होती है अपने में, बड़ा पेनफुल होती है अपने आप में। इसके बाद टोमोथेरेपी, कीमोथेरेपी सुना होगा, एक टोमोथेरेपी है। टोमोथेरेपी तकनीक ट्यूमर को परत दर परत ट्रीट करती है, जिससे ओवरडोज और अंडर डोज की समस्या जो है नहीं होती है, और यह बड़ी और जटिल गांठ के उपचार में सहायक है और खास तौर पर बच्चों के कैंसर और कैंसर की पुनरावृत्ति के मामले में प्रभावी साबित होती है। विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, जिसको 2025, 26 और 27 तक के लिए जो है इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की हम बात करते हैं तो 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर 2 मिलेनियम के दौरान हुई थी, और इस सम्मेलन का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के तत्वाधान में इसको किया गया था। अगर हम बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र की, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेसिकली क्या होता है कि काफी ज्यादा जो है कैंसर के पेशेंट देखने को मिलते हैं, खासकर महिलाएं। जो गर्भाशय का कैंसर होता है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ, और इसी के लिए दरअसल क्या किया गया है कि जो क्वाड समूह है, क्वाड समूह ने दरअसल इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर अभियान चलाया था, यानी कि कैंसर मूनशॉट पहल। ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें कैंसर मूनशॉट की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? क्वाड समूह के द्वारा। अब मुझे जरा बताओ आप लोग कि क्वाड में कुल कितने देश हैं? मैंने कई बार आपको बताया है, और क्वाड में कुल कितने देश हैं? देशों के नाम अक्सर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो क्वाड के कितने देश है जरा मुझे कमेंट करके बताओ। गर्भाशय का कैंसर टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है, और अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। फिर भी यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं के कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो फीमेल्स हैं उनमें जो है गर्भाशय का जो कैंसर अपने आप में क्या है, बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, और इसी के लिए क्वाड समूह ने इसके लिए जो है मिशन कैंसर मूनशॉट की पहल की शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कैंसर मूनशॉट जो पहल है इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस संगठन ने शुरू की थी? आपके सामने ऑप्शन दे देगा, WHO, IMF या कोई अलग संगठन। तो याद रखिएगा क्वाड ने जो है कैंसर मूनशॉट की शुरुआत की थी हिंद प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं का जो कैंसर है गर्भाशय का, उसको जो है खासकर खत्म करने के लिए। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख कुछ योजनाएं हैं, इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसको आप लोग एक बार अपने जो PDF टेलीग्राम पर जो आती है वहां पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्रमुख योजनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कैंसर के लिए ये 1, 2, 3, 4 हमने योजनाएं रखी हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, 5 लाख रुपए तक का इसमें जो है दिया जाता है आपको, क्या कहते हैं, अमाउंट। ठीक है, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री कैंसर कोष भी है, इसके तहत गरीब मरीजों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, और भी ये 2-3 जो योजना है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मेंस में आप लोग ना अच्छे से लिख सकते हैं। अगर कैंसर के बारे में, कोई बीमारी के बारे में अगर पूछा था आपके एग्जाम में, तो यहां पर ये सारे टॉपिक आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है जरा बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट करके। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस अभी ये चर्चाओं में है, और ये अपने आप में अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस जो है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जो है सामने उभर के आया हुआ है, और कई देशों ने इस पर जो है अपनी सहमति दर्ज कर दी कि भाई हम इसमें जो है शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 देशों खासकर निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने जो है फ्रेमवर्क समझौते के अनुच्छेद के इतना जो है के तहत या उनके अंतर्गत अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन के साधन जमा कर दिए कि भाई ठीक है हम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस का, अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस। बिग कैट में आप लोग जानते हो कि कौन कौन से आती हैं, आपके तेंदुआ, बाघ वगैरह जो भी होते हैं वो सभी आते हैं, जो 5 प्रकार की बिल्लियां खासकर होती हैं। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियां, कौन कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का क्या है, महत्वपूर्ण जो है इसका उद्देश्य है। इसी के लिए यह अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन जो है बनाया गया, प्रोटेस्ट बिग कैट्स विथ योर क्रिएटिविटी। ये अभी भारत सरकार इस पर व्यापक स्तर पर काम कर रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को सर्वसम्मति से IBCA यानी कि जो ये संगठन बना है इंटरनेशनल ये कैट अलायंस के लिए, उसका मुख्यालय के रूप में चुना गया। यानी कि
भारत जो है इसका क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। यह भी आपके लिए हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। आईबीसीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के दौरान शुरू किया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट कि आईबीसीए की शुरुआत कब की गई थी। आईबीसीए मतलब ये आपका अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ आईबीसीए की स्थापना के गठन की मंजूरी प्रदान कर दी थी। तो यह भी पॉइंट आपके लिए याद रहेगा। तो आईबीसीए का मुख्यालय कहां रहेगा, भारत में रहेगा। क्यों है आईबीसीए, ये 5 प्रकार की जो बिल्लियां होती हैं खासकर उनके संरक्षण के लिए ये एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका अध्यक्ष कौन रहेगा, बेसिकली भारत या उसका मुख्यालय यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अस्तित्व में आ गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, यानी कि आपसे राइट स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है, इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। बिल्कुल सही बात है। आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल जो है आपका ये जो कैट अलायंस है को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य के कार्यक्रम में इसको शुरुआत की थी। बिल्कुल सही बात है, यह भी कथन सही। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाते हैं। इस हिसाब से कूट में कहां सा सही है, 1 और 2 दोनों कथन के आपके लिए सही है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हर कंठ में भारत, ये एक अभी शुरुआत है और इसकी शुरुआत आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय, आकाशवाणी पर आप लोग समाचार और कई प्रकार के कार्यक्रम सुनते होंगे, तो आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत, कंठ मतलब आपका जो ये होता है गला होता है, ठीक है, जहां से आप आवाज निकालते हैं, तो इसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय संगीत की विरासत का जश्न मनाने के लिए आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत के लोकार्पण के लिए हाथ मिलाया है। संस्कृति मंत्रालय और लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत यह श्रृंखला 16 फरवरी 2025 तक प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे देश भर के 21 स्टेशनों से एक साथ प्रसारित की जाएगी। खासकर यह है कि ताकि जो हमारी शास्त्रीय जो संगीत की जो विरासत है उसको हम सजो सकें, और शास्त्रीय संगीत अपने आप में बहुत अच्छा है और सुनना चाहिए, बड़ा इससे जो है अच्छा लगता है। तो ये आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय दोनों के तत्वाधान में इसको शुरू किया गया है। 16 फरवरी तक जो है डेली आपको 9:30 बजे सुबह जो है सुनाई देगा। आप लोग चाहें तो आकाशवाणी पर इसको सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके सामने प्रश्न आ गया कि बताओ हाल ही में आकाशवाणी और किस मंत्रालय ने एक विशेष शास्त्रीय संगीत श्रृंखला हर कंठ में भारत, ठीक है, के लोकार्पण के लिए हाथ मिलाया है। कौन सा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। बहुत आसान सा इसका उत्तर अभी जस्ट हमने आपको बताया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय, जो कि आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता था कि बिहार ही में चर्चा में रहा शब्द हर कंठ में भारत का संबंध किससे है, तो कई सारे यहां पर आपके सामने ऑप्शन दे देता और पूछ लेता कि बताओ हर कंठ में भारत का संबंध किससे है, तो जिससे है, किससे है, शास्त्रीय संगीत का जो है उसको संजोना, उसको संरक्षण करना, इसी के लिए दरअसल ये कार्यक्रम है और आकाशवाणी और संस्कृति मंत्रालय ने इसको मिलकर के शुरू किया है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ो। सॉरी। आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स, अभी हाल ही में 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया गया है और अच्छी बात इसमें यह है कि 4 नई आर्द्र भूमियों को जो है भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। 4 कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, यही आपके एग्जाम के जरूरी है, ठीक है। तो सक्काराकोतई पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है, प्रश्न आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ ये कहां पर है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। थिरथांगल पक्षी अभयारण्य यह भी तमिलनाडु में है। खेचे ओपलरी वेटलैंड सिक्किम में है और उधवा झील जो है झारखंड में है। ये वहां की जो है अलग अलग स्टेट में जो है 4 जो है आर्द्र भूमियां हैं और आर्द्र भूमियां के बारे में आप लोग जानते होंगे। आर्द्र भूमियां मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। क्या, वेटलैंड बोलते हैं, यानी कि ये दलदली भूमियां होती हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, रिच होती है, और कई प्रकार के आर्द्र भूमि में जो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये भी मैंने कल आपको बताया था, अपने आप में कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, बहुत ही ग्रीन होते हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट की अधिकतर जो है काफी कुछ जड़ें जो है पानी में आधी डूबी रहती हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कल हमने आपसे कहा था, इसको आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। रेडी किया कि नहीं किया ये आपके ऊपर है, अगर आपने रेडी नहीं किया होगा तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल जाता है। मैं कई बार कहता हूं कि जो मैं टास्क दिया करूं उसको जरूर आप लोग पूरा क्या करें। मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए, तो ये चारों के नाम, जो ये 4 यहां पर दिए गए हैं, इन चारों के नाम आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा
4 फरवरी 2024 तक भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी होगी? 89 हो गई है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ वर्तमान में कुल कितने वेटलैंड्स हो गए हैं, कितने वेटलैंड्स हो गए हैं, कुल कितने नेशनल पार्क हो गए हैं, कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं। तो ये जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज, वेटलैंड्स हैं, ठीक, कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, ये सब इनकी सबकी नंबर पूछे जाते हैं कि बताओ कितने नंबर में यहां पे कितनी संख्या इनकी हो गई है। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं कि आज आपका टास्क है कि जितने भी ये आपके नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी है, इनकी संख्या कितनी कितनी है, इस पर आप लोग एक बार जरा इसकी काउंटिंग करके एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा गूगल पे सही करके सर्च करके, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ही संबंधित है। 1971 में शायद जो है इसको लाया गया था। ईरान का जो रामसर शहर है वहीं पर जो है इसको लाया गया था। इसके बारे में यहां पर पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, 1971 में, और आई थिंक 1982 में शायद भारत इसमें शामिल हुआ था। और 1981 में भारत का कौन सा पहला जो है आर्द्र भूमि था जिसको रामसर इसमें कन्वेंशन में शामिल किया गया था? अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक उड़ीसा को कोई था या क्या था। पहला आर्द्र भूमि जो स्थल था वो भारत में कब शामिल हुआ था? जरा मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे बताइएगा जरा। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, फरवरी 2025 तक भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपको बताना है। इसका उत्तर 88, 79, 89, 98। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 89, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रुथ टेल हैकाथॉन चैलेंज ये अभी चर्चाओं में है, और जो सूचना प्रसारण मंत्रालय आपका है, इन्होंने इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA के सहयोग से ट्रुथ टेल हैकाथॉन चैलेंज की घोषणा की है। आप कहेंगे सर ये क्यों शुरुआत की गई? तो इसका उद्देश्य क्या है? हैकाथॉन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेस्ट 2025 के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की सीजन 1 का यह हिस्सा है। और यह चैलेंज लाइव ब्रॉडकास्टिंग में गलत सूचना से निपटने के लिए AI संचालित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। यानी कि इस पहल के माध्यम से जो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें कई बार क्या होता है कि ट्रुथ टेल जो हैकाथॉन है इसके तहत क्या होगा कि जो भी ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें कई बार क्या होता है गलत सूचनाएं प्रेषित कर दी जाती हैं। तो उन सूचनाओं को पकड़ने के लिए, उनको सही करने के लिए AI तकनीकी के माध्यम से, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको सही करने का प्रयास दरअसल इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है कि लाइव प्रसारण में सूचना का वास्तविक समय पर पता लगाने और सत्यापन के लिए AI संचालित उपकरण विकसित करना, यानी कि कोई सूचना लाइव स्ट्रीम में क्या हो गलत ना आप तक पहुंचने पाए। इसके अलावा मीडिया परिदृश्य में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना, क्योंकि आप जानते होंगे कि गलत सूचनाएं जब आप तक आती हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं भटकते हैं और उससे आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई साहब ऐसा है, आपको गलत सूचनाएं ना मिले, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी मीडिया की बहुत जरूरी है। और मीडिया ऑलरेडी आप जानते हो कि चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया की भूमिका हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये सब चीजें बाकी यहां पर दिया गए हैं, और ये इंडिया सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के बारे में यहां पर दिया गया है कि ये जो आपका एसोसिएशन है ये भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष उद्योग निकाय है, जो भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नवाचार, नीति, वकालत और वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाता है। यानी कि जो आपका इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, ये मोबाइल क्षेत्र में खासकर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी आप चीजें देखते हैं उसमें कोई चीज गलत ना जाने पर सही सूचना आपको मिलती रहे, उसके लिए अपने आप में काम करता है, याद रखिएगा। अब आपके सामने प्रश्न है कि ट्रुथ टेल हैकाथॉन चैलेंज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह चैलेंज लाइव ब्रॉडकास्टिंग में गलत सूचना से निपटने के लिए AI संचालित समाधान विकसित करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य लाइव प्रसारण में सूचना का वास्तविक समय पर जो है पता लगाने और सत्यापन के लिए AI संचालित उपकरण विकसित करना है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपके लिए सही हैं। तो इस हिसाब से आपका सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए आगे है,
गुजरात में लागू होगा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि आप इसके बारे में जानते होंगे। उत्तराखंड एक पहला राज्य हो गया स्वतंत्र भारत का जहां पर यूसीसी को लागू कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ में गुजरात भी इस जो है श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए उन्होंने जो है एक जो है समिति का गठन कर दिया है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। गुजरात सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश कौन, रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो है 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिनों के अंदर विस्तृत शोध करने के पश्चात रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ जो गुजरात में जो समिति गठित की गई है यूसीसी के लिए, उसके अध्यक्ष कौन है, तो आप कहिएगा रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के रंजना देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी को जो है बनाया गया है। अब आपके सामने प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। बहुत आसान है, गुजरात ने किया है, सिंपल सी बात है, गुजरात इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एसए इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर एसए नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर जो है समान नागरिक संहिता भी इसको बोलते हैं, यानी कि सभी के लिए समान नियम और कानून हो। कई बार क्या होता है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पर नियम कानून अलग होते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो समानता समाज में आनी चाहिए वो समानता नहीं आती, और ऐसे में कई बार मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार ये चाहती है कि किसी भी धर्म, जात, पंथ, मजहब में किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो और सभी के लिए समान नियम होने चाहिए। जब सब कुछ सही है तो समान नियम भी होने चाहिए, इसी के लिए सरकार प्रयासरत है। हालांकि इस पर कॉन्ट्रडिक्शन है, अलग अलग जो है लोग इस पर अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर जो है अलग अलग राज्य अपनी तरफ से जो है इस पर कानून बना रहे हैं। ठीक है, तो यूसीसी पर आप लोग निबंध लिख लीजिएगा। ये टास्क नंबर 2 है आपका, होमवर्क है आपका, क्या है, होमवर्क है, टास्क 2 है। यूसीसी पर आप लोग जो है एसए लिख लीजिएगा, और यूसीसी से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग इस पर नोट्स बना लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ अभी चर्चाओं में है, तो यूरोपीय संघ यू के नेताओं ने अपनी रक्षा बैठक आयोजित अभी की है हाल ही में, और इसमें सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने, रक्षा वित्त पोषण में बढ़ोतरी और कई अन्य मुद्दों पर जो है ध्यान इस पर केंद्रित किया गया है। अभी यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं कौन हैं, एंटोनियो कोस्टा, यही भी हाल ही में ये बने भी हैं। तो आपके एग्जाम के लिए यही प्रश्न नोट हो जाएगा कि बताओ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है। एंटोनियो कोस्टा ने सैन्य उपकरण उत्पादन में तेजी लाने के लिए यूरोपीय रक्षा उद्योग को मजबूत करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। आपको यह पता होगा कि उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच रक्षा व्यय में 2021 और 2024 के बीच 30% की वृद्धि जो है दर्ज हुई है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 2% रक्षा के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, तो यह बैठक जो आयोजित की गई है उसमें कई सारे मुद्दों पर बात की गई है, और इस बैठक में जो नाटो महासचिव है कौन, मार्क रूटे। देखो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि बताओ नाटो के महासचिव कौन है, आप कहेंगे मार्क रूटे हैं। और नाटो क्या है भाई साहब, नाटो के बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है। नाटो कुल कितने देशों का संगठन है, क्या काम करता है, यह भी आपका टास्क है कि नाटो के बारे में आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहां पर बता नहीं रहा हूं, नाटो कई बार आपके एग्जाम में पूछा था। तो नाटो के जो महासचिव है कौन, मार्क रूटे, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीट स्टारमर, ये भी जो है यहां पर शामिल थे इस बैठक में। और बाकी यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन को जब तक जरूरी हो समर्थन देने की बात भी कही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ था, आप जानते होंगे, तो यहां पर यूक्रेन को समर्थन देने पर भी बात यहां पर कही गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यूरोपीय संघ की अगर हम बात करते हैं तो 27 देशों का संगठन है कौन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जिसको हम लोग कहते हैं। और इसका अभ्युदय 1 नवंबर 1993 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है भाई साहब, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो बैठे मत रहा करो, सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, ये सब के सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई साहब, बहुत ही आसान सा है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था, एंटोनियो कोस्टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, उत्तर याद रहेगा। चलो भूलना नहीं भाई साहब, ठीक है, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाना है। फिलोमोन यांग 4 दिवसीय यात्रा पर भारत अभी पहुंचे हैं। आप कहेंगे सर यू कौन है, तो यू है भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं कौन, फिलोमोन यांग। ठीक, और ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा,
10 सितंबर को यूएनजीए यानी कि जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभालने वाले यांग ने वैश्विक चुनौतियों के लिए बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जो है विजन दस्तावेज क्या है, भविष्य के लिए समझौता को अपनाने की देखरेख की है। यानी कि इस विजन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीजें बेहतर हो सके। और ये आप जानते हो कि जो आपके इससे पहले यांग जो हैं आपके जो हैं यानी कि जो फिलोमेन यांग हैं ये कैमरून देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए अब बताओ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलोमन मोन यांग, मार्क रूटे, कीर स्टारमर या इनमें से कोई नहीं? बहुत आसान है भाई साहब, फिलोमन यांग हुए होंगे क्योंकि यहां पर तो हमने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, ये देखो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको? चलिए अब आपके सामने टॉपिक नंबर क्या है, 10 है। सुनीता विलियम्स अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर ये क्यों चर्चाओं में है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक खिताब अपने नाम कर लिया है। वो खिताब जो है आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिताब क्या है कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक में चहलकदमी जो है पूरी कर ली, इसलिए चर्चाओं में है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री कौन सुनीता विलियम्स ने एक बार नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे कितना 26 मिनट की स्पेस वॉक पूरी कर ली है, इसलिए चर्चाओं में है। इस उपलब्धि के साथ उनके कुल स्पेस वॉक का समय कितना हो गया, टोटल कितना हो गया है, 62 घंटे 6 मिनट जो है इनका टोटल जो है अंतरिक्ष स्पेस वॉक हो गया है। ठीक है, कि स्पेस में टहलना। ठीक है, और जिससे उन्होंने नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कौन पैगी व्हिटसन का 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड जो उन्होंने क्या कर लिया है, तोड़ दिया है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो याद रखिएगा सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वुच विल्मोर पिछले जून 2024 में ISS पर फंसे हुए हैं और इसके लिए अभी नासा जो है उनको लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर 2-3 पॉइंट और हैं, इनको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अपने आप में। सुनीता विलियम्स वैसे भी चर्चाओं में रहती हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, सुनीता विलियम्स उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 5 घंटे 26 मिनट की स्पेस वॉक पूरी कर ली है, बिल्कुल सही बात है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी वुच विल्मोर पिछले जून 2024 से ISS पर फंसे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, फंसे हुए हैं। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इस हिसाब से सी वाला क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है कि बताओ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पर सर्च जरूर करिएगा, उत्तर देने का प्रयास आप लोग प्लीज जरूर करिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। आज आप इस प्रश्न को इग्नोर कर देंगे, यही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया, आपको मेरा चेहरा याद आएगा कि हृदय सर ने कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे निबंध अब आपको लिखना है शहरीकरण और नदी प्रदूषण पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ साथ में जो है कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप सीधे तौर पर आप मेरे नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मेरा है, आप यहां पर डिकोड एग्जाम का आंसर राइटिंग और अलग अलग प्रोग्राम जो भी होते हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 8604 ठीक है, और 09201 8604409201 इस पर आप जो है संपर्क करके पीसीएस, यूपीएससी, आरआर जो भी आपको जानकारी चाहिए आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और डिकोड एग्जाम पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, सभी प्रकार की कोर्स से आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं। कोई समस्या जो है आपको यहां पर नहीं आने वाली है। 8604409201 ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर आपको किसी चीज में हो रही है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करिए। अगले वर्ष का आपका लक्ष्य पीसीएस का होना चाहिए, आरओ का होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यह वर्ष 2025 आपके संघर्षों का पर विराम लगाने वाला हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खासकर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।